हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिस्टीरियस किशोर क्लासेस। मैं किशोर कुमार मिस्टीरियस किशोर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को क्लास 10th का केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, जिसमें कि आपका चैप्टर 1 चैप्टर 2 पढ़ा चुके हैं। आज का चैप्टर है चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 में आपको क्या है कि चैप्टर 3 में आपका है धातु और अधातु, आई मीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो इसके बारे में आज पढ़ाएंगे आपको। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन उठता है, तत्व किसे कहते हैं। तो सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हम लोग चलते हैं आज के चैप्टर की ओर। तो आज का चैप्टर आपका है धातु और धातु। और धातु और धातु में क्या है कि पहला क्वेश्चन है, तत्व किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन करें। तो तत्व के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तत्व किसे कहते हैं, जैसे कि इसका आंसर है वह पदार्थ जिसे दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सके तत्व कहलाता है। वह पदार्थ जिसे दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। नेक्स्ट है, जैसे कि आपका एग्जांपल में है लोहा, सोना, चांदी, ईटीसी। ये सभी क्या है आपका तत्व है। लोहा है तो इसको सोना नहीं बना सकते हैं, सोना है तो लोहा नहीं बना सकते हैं इसको। तो ये सब वैसा पदार्थ है जिससे कि दो या दो से अधिक पदार्थ हम विभाजित नहीं किए, यानी कि अलग अलग पदार्थ नहीं बना सकते हैं हम लोग। तो अब देखिए क्या है कि प्रकारों का वर्णन करें। तो यहाँ लिखना है स्टार देखिए, तत्व को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। तत्व को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, धातु। दूसरा क्या है, अधातु। तीसरा क्या है, उपधातु। इसका इंग्लिश लिख लीजिए मेटल, इसका नॉन मेटल, ऐसा क्या हो जाएगा सेमी मेटल। अब बात आ रही है कि धातु किसे कहते हैं, फिर अधातु किसे कहते हैं, उपधातु किसे कहते हैं। हमको तो जानना है धातु अधातु के बारे में। तो धातु किसे कहते हैं, तो धातु देखिए डाइस दीजिए आप लोग। धातु किसे कहते हैं, वह तत्व जो उसमें विद्युत का सुचालक होता है धातु कहलाता है। वह तत्व जो उसमें एवं विद्युत का सुचालक होता है धातु कहलाता है। जैसे आपका देखिए सोना, चांदी, लोहा आदि, ये सभी क्या है आपका धातु है। अब बारी आ रहा है कि धातु का भौतिक गुणधर्म किसे कहते हैं, धातु का रासायनिक गुणधर्म क्या है, इसके बारे में बताएंगे। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। फ्रेंड, क्वेश्चन आपका ये है कि धातु किसे कहते हैं, इसका भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म लिखिए। आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि धातु का भौतिक गुणधर्म बताएं, इधर धातु का रासायनिक गुणधर्म बताएं। ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, या तो धातु किसे कहते हैं इसका भौतिक गुणधर्म बताएं। तो आपको धातु किसे कहते हैं लिखवा दिए, वह तत्व जो उसमें विद्युत का सुचालक होता है धातु कहलाता है। अब इसका धातु का भौतिक गुणधर्म क्या है, यह उसमें विद्युत का सुचालक होता है, यह आघातवर्ध एवं तन्य होता है। आघातवर्ध एवं तन्य का मतलब होता है आघातवर्ध, यानी कि धातु का वह गुण जिसे पीट कर चादर के रूप में क्या किया जाए, परिवर्तित किया जा सके, आघातवर्ध कहलाता है। और तन्य का मतलब ये होता है कि उसे तार में परिवर्तित किया जा सके। जैसे कि सोना है ना, तो सोना का अगर एक भरी सोना जो होता है 1 कैरेट सोना में कम से कम 1 किलोमीटर तक दूरी तक का हम लोग तार खींच सकते हैं। तो याद रखिएगा इतना सा। नेक्स्ट है ये धातु ठोस अवस्था में होता है।
धातु क्या होता है, हमेशा ठोस अवस्था में होता है। और लास्ट है आपका इसका क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होता है। तो ये आपका भौतिक गुणधर्म हो गया। धातु उसमें विद्युत का सुचालक होता है, यह आघातबल होता है, यह ठोस अवस्था में पाया जाता है, इसका क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होता है। अब आएगा क्वेश्चन में ही आता है या तो भौतिक गुणधर्म या तो रासायनिक गुणधर्म। तो हमको आपको बताना है जैसे कि धातु का रासायनिक गुणधर्म क्या है। तो इसके अंतिम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है, ये लिखिएगा 1 नंबर। दूसरा लिखिएगा यह अम्ल या जल से विक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। तीसरा लिखिएगा इसमें इलेक्ट्रॉन छोड़ने की क्षमता होती है। और चौथा लिखिएगा यह धनायन होता है। तो धातु का रासायनिक गुणधर्म आप लोग जान गए। इसके अंतिम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है। यह अम्ल या जल से विक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। आपको पता होना चाहिए कि हम लिखवाए थे अगले चैप्टर में कि अम्ल क्या करता है, धातु से विक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। नेक्स्ट है आपका इसमें इलेक्ट्रॉन छोड़ने की क्षमता होती है। और लास्ट है आपका यह धनायन होता है। तो आशा करते हैं कि धातु का भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आप इसको उतारना चाहते हैं, इधर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब वो धातु किसे कहते हैं ये बताया जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपका और धातु किसे कहते हैं, इसका भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म लिखे। तो वह तत्व जो उसमें विद्युत का कुचालक होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, और धातु कहते हैं। जैसे में आपका सूखी लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, गंधक हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सभी क्या हो जाता है, वो धातु कहलाता है। नेक्स्ट है आपका वो धातु का भौतिक गुणधर्म निम्न है। पहला क्या, इसमें विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। नेक्स्ट है यह भंगुर होता है। इसके बाद यह देखिए ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। ठोस द्रव गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। इसके बाद है इसका क्वथनांक एवं गलनांक निम्न होता है। और धातु का क्वथनांक एवं गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। अब है आपका रासायनिक परिवर्तन। और धातु का रासायनिक परिवर्तन निम्न है। इसके अंतिम कक्षा में 4 5 6 इलेक्ट्रॉन रहता है। क्या रहता है, 4 5 6 इलेक्ट्रॉन रहता है। नेक्स्ट है इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। आगे आपका यह ऋणायन होता है। क्या होता है, ऋणायन होता है। इसके बाद है यह धातु से अभिक्रिया नहीं करता है लेकिन सल्फर अपवाद है। क्या है, सल्फर अपवाद है। तो धातु और वो धातु आपको पढ़ा चुके हैं। धातु में क्या होता था, सुचालक होता था। वो धातु में क्या है, कुचालक है। इसके बाद वही एक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म, उसमें क्या था, इसमें कुचालक लिखे हैं, उसमें क्या लिखे थे, सुचालक लिखे थे। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, इधर उतार लें। अब आपको उप धातु बताया जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, उप धातु किसे कहते हैं। वह तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुणधर्म पाया जाता है उप धातु कहलाता है। ठीक है, तो जिसमें धातु, वह तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुणधर्म पाया जाता है उप धातु कहलाता है। जैसे बोरन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, एंटीमनी, आर्सेनिक, ये सभी क्या है, आपका उप धातु है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आशा करते हैं कि उप धातु आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो सोडियम एक ऐसा तत्व है जो कि बहुत क्रियाशील तत्व है, जिसे हवा में, खुले हवा में छोड़ने पर वह खुद का जलने लगता है। यही कारण है कि उसे क्या किया जाता है, केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। देखिए सोडियम को केरोसिन तेल में क्यों डुबो कर रखा जाता है, तो सोडियम अधिक क्रियाशील तत्व है जिसे खुले हवा में छोड़ने पर स्वतः जलने लगता है। इस कारण सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, एक्वा रेजिया किसे कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के 3:1 को एक्वा रेजिया कहा जाता है। इसका प्रचलित नाम तेजाब है। इसमें सोना गल जाता है, जैसे चांदी का गलना, सोना का गलना, ये सब किसका काम है, तो एक्वा रेजिया का काम है। तो आशा करते हैं ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। उप धातु वो तत्व जिसमें धातु और धातु दोनों का गुणधर्म पाया जाता है उप धातु कहलाता है। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, आर्सेनिक आदि। नेक्स्ट है, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो क्यों रखा जाता है। सोडियम अधिक क्रियाशील तत्व है जिसे हवा में छोड़ने पर क्या होता है, जलने लगता है। इस कारण सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। नेक्स्ट है एक्वा रेजिया।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के 3:1 को क्या कहते हैं हम लोग, एक्वारेजिया कहते हैं। तो आशा करते हैं ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें, या कॉपी में उतारना चाहते हैं उतार लें। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही सब क्वेश्चन आपका जो है कि एग्ज़ाम में आते हैं। तो यकीन नहीं होता है तो आप लोग क्या करेंगे, उल्टा के देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट ईयर के पहले क्या पूछा है, 2020 में क्या पूछा है, 2019 में क्या पूछा है, 18 में क्या पूछा है, आप लोग उल्टा के क्वेश्चन बैंक देखिए। यदि मिले तो याद कीजिए और अच्छा रहेगा। और आशा करते हैं कि आप लोगों को निश्चित मिलेगा और निश्चित आप लोग पूरा का पूरा लिख के आएंगे। तो यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आयनिक यौगिक क्या है, इसका गुणधर्म बताएं। तो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बना यौगिक क्या कहलाता है, आयनिक यौगिक कहलाता है। इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बना यौगिक आयनिक यौगिक कहलाता है। जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ETC और सब भी होता है। और आयनिक यौगिक का गुणधर्म, तो इसका क्वथनांक गलनांक उच्च होता है। आयनिक यौगिक का क्वथनांक गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। नेक्स्ट है, यह यौगिक धनायन एवं ऋणायन बल द्वारा, यानी माइनस प्लस द्वारा एक दूसरे से मजबूत बल द्वारा जुड़ा होता है। तीसरा है, यह यौगिक जल में घुलनशील होता है लेकिन केरोसिन पेट्रोल में वो घुलनशील होता है। तो याद रखिएगा इसका गुणधर्म में यही कि यह क्वथनांक गलनांक इसका उच्च होता है। यह यौगिक धनायन एवं ऋणायन बल द्वारा एक दूसरे से मजबूत बल द्वारा जुड़ा होता है। और तीसरा क्या है आपका कि यह जो है कि जल में घुलनशील होता है लेकिन केरोसिन पेट्रोल में वो घुलनशील होता है। अब इसी पर एक आधारित क्वेश्चन है कि आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है। आपका क्वेश्चन आता है मैट्रिक में कि आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च क्यों होता है, तो आप आंसर क्या लिखिएगा, आयनिक यौगिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से मजबूत बल द्वारा जुड़ा होता है जिसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इस कारण आयनिक यौगिक का गलनांक उच्च होता है। तो ये क्वेश्चन के लिए ही आपको ये बताया गया है कि आयनिक यौगिक किसे कहते हैं। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। यदि एक बार में नहीं समझ में आए तो फिर से एक बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको क्लियर समझ में आएगा। लेकिन आप लोग थोड़ा सा गलती यही करते हैं कि आप लोग स्किप करके वीडियो को देखते हैं, इसलिए आपको पूरा समझ में नहीं आता है। तो आप लोग स्किप करके वीडियो ना देखें, वीडियो जब भी देखें तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखें। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। अब आपका अगला क्वेश्चन बताया जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब फेरिक ऑक्साइड की अभिक्रिया अल्युमिनियम से कराई जाती है तो अधिक मात्रा में उष्मा का उत्सर्जन होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फेरिक ऑक्साइड। देखिए फेरिक ऑक्साइड है ना, फेरिक ऑक्साइड की अभिक्रिया अल्युमिनियम से कराई जाती है तो अधिक मात्रा में उष्मा का उत्सर्जन होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। जब फेरिक ऑक्साइड की अभिक्रिया अल्युमिनियम से कराई जाती है तो अधिक मात्रा में उष्मा का उत्सर्जन होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, धातु गलित अवस्था में पाया जाता है। जैसे इसका उपयोग किस में किया जाता है, तो इसका उपयोग वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है। क्या, जैसे लोहा को जोड़ने के लिए, टूटे हुए लोहा को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया में धातु गलित अवस्था में होता है उपयोग। इसका उपयोग टूटे हुए लोहे को जोड़ने के लिए किया जाता है, टूटे हुए लोहा को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे वेल्डिंग करना, तो वेल्डिंग हम लोग क्यों करते हैं, लोहा, टूटा हुआ लोहा या तो उसका कुछ और चीज़ बनाते हैं तो क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अमलगम क्या है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। अमलगम, तो वह मिश्र धातु जिसमें एक धातु पारा हो, वह मिश्र धातु जिसमें क्या हो, एक धातु पारा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। जैसे कि मर्क्यूरी क्लोराइड है ना, मर्क्यूरी क्लोराइड। अब नेक्स्ट है, कैरेट किसे कहते हैं, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैरेट किसे कहते हैं और शुद्ध सोना किसे, यानी कि कितने कैरेट का होता है। तो कैरेट यानी कि सोना का शुद्धता जिससे नापी जाती है ना, सोना का शुद्धता जिससे नापी जाती है, सोना की शुद्धता जिससे मापी जाती है उसे क्या कहते हैं, कैरेट कहलाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। देखिएगा अगर 24 कैरेट का सोना होगा तो वो मुलायम होगा, और यदि 22 कैरेट का हो तो 2 कैरेट मिलावटी होगा। तो शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है आप लोग जान गए हैं, 24 कैरेट का। आपका ऑब्जेक्टिव में भी आता है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो आप क्या लिखेंगे, 24। ऑप्शन में जब भी आए तो 24 मारना है। और यदि 2 यानी कि 22 कैरेट का है तो उसमें 2 कैरेट मिलावटी डालता है, इसके वजह से क्या हो जाता है, थोड़ा सा
कड़ा हो जाता है। तो आशा करते हैं ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थर्मिट अभिक्रिया, जब फेरिक ऑक्साइड की अभिक्रिया एल्युमिनियम से कराई जाती है तो अधिक मात्रा में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, जिसे हम लोग थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है आपका अमलगम, वह मिश्र धातु जिसमें एक धातु पारा, उसे क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। आगे है कैरेट, सोना की शुद्धतम जिससे मापी जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैरेट कहते हैं। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, यदि 22 कैरेट का है तो 2 कैरेट क्या होगा? मिलावटी होगा। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, कॉपी में लिखना चाहते हैं तो इसे लिख लें। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मिश्रातु किसे कहते हैं? तो मिश्रातु किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो प्राप्त मिश्रण को मिश्रातु कहते हैं। जैसे कि आपका कॉपर है, कॉपर में जिंक मिलाएंगे तो पीतल बन जाएगा, कॉपर में टीन मिलाएंगे तो कांसा बन जाएगा। तो ये सभी क्या है? मिश्रातु है। जब 2 या 2 से अधिक तत्व को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो प्राप्त मिश्रण को मिश्रातु कहा जाता है। कॉपर प्लस जिंक क्या बन जाएगा? पीतल बन जाएगा। कॉपर प्लस टीन कांसा बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। वह ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षार दोनों में समान गुण दर्शाए उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है। जैसे देखिए, वह ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षार दोनों में सामान्य गुण दर्शाए उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाता है। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड etc। ये सभी क्या है? आपका उभयधर्मी ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खनिज किसे कहते हैं? भूपरपट्टी के खुदाई से निकाला गया पदार्थ खनिज कहलाता है। भूपरपट्टी क्या है? ये मान लीजिए एक पर्यायवाची शब्द है। जैसे कि भू है, भूमि है, तो भूमि के अंदर से निकाला गया पदार्थ हम लोग क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। जैसे कोयला हुआ, उसके बाद पेट्रोल हुआ, सोना हुआ, चांदी हुआ, ये सब क्या चीज़ है? आपका खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अयस्क किसे कहते हैं? धातु को उसके ऑक्साइड से आसानी से निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अयस्क कहा जाता है। धातु को उसके ऑक्साइड से आसानी से निकाला जा सके उसे क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। गैंग किसे कहते हैं? अयस्कों में पाए जाने वाले अशुद्धियों को हम लोग क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपका बहुत ही हिट करने वाला सब क्वेश्चन है। छोटा छोटा है, एक बार पढ़िएगा तो समझ में आ जाए। यदि नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो देख लेना है। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या उतारना चाहते हैं तो उतार लें। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भार्जन एवं निस्तापन क्या है? तो भार्जन, वायु की उपस्थिति में सल्फाइड अयस्क को गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम लोग भार्जन कहते हैं। अयस्कों को संदृत करने का यह सबसे आसान तरीका है। भार्जन किसे कहते हैं? वायु की उपस्थिति में सल्फाइड अयस्क को गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भार्जन कहते हैं। अयस्कों को उसके ऑक्साइड से निकालने की यह सरल प्रक्रिया है। और उसके बाद निस्तापन किसे कहते हैं? निस्तापन, वायु की अनुपस्थिति कार्बाइड अयस्क को गर्म करने की प्रक्रिया का क्या कहते हैं? निस्तापन कहते हैं। यह जो है कि एक जटिल प्रक्रिया है। क्या है? निस्तापन क्या है? ये जो है कि अयस्कों से उसके ऑक्साइड को निकालने का ये जटिल प्रक्रिया है। और इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन है, भार्जन और निस्तापन में अंतर निम्न है। भार्जन एक बार लिख देना, एक बार निस्तापन लिखना। यह देखो, यह वायु की उपस्थिति में होता है, भार्जन में लिखना है। निस्तापन में लिखना है यह वायु की अनुपस्थिति में होता है। भार्जन में दूसरा लिखना है यह सरल प्रक्रिया है, और निस्तापन में लिखना है यह जटिल प्रक्रिया है। थर्ड नंबर लिखना है यह इसमें अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है भार्जन में। और निस्तापन में क्या लिखना है? यह इसमें पहले अयस्क यौगिक में परिवर्तित होता है, उसके बाद ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। ऐसा करते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपका समझ में आया होगा। यदि आया तो आप लिखना चाहें लिख ले, यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जाएगा। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कारण बताएं प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। क्या कारण है? तो कारण यही है कि प्लेटिनम, सोना एवं चांदी क्या है? कम क्रियाशील तत्व है, जिसमें कि अधिक दिनों तक चमक रहती है। यही कारण है। इस कारण क्या किया जाता है? प्लेटिनम, सोना एवं चांदी कम क्रियाशील तत्व है, जिसमें अधिक दिनों तक चमक रहती है। इस कारण प्लेटिनम, सोना एवं चांदी को उपयोग
आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर डुबो क्यों रखा जाता है? तो सोडियम पोटेशियम एवं लिथियम क्या अधिक सक्रिय तत्व है जिसे खुले हवा में छोड़ने पर स्वतः जलने लगता है, इस कारण क्या करता है, उसे तेल के अंदर डुबो कर रखा जाता है। तो आशा करते हैं ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, आपका सब्जेक्टिव वाला जितना भी क्वेश्चन था ये ख़त्म हो गया आपका, अब बचा है ऑब्जेक्टिव। यदि आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, पहले सब्जेक्टिव देखिएगा। सब्जेक्टिव से कम आपका 75% ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, इसमें कोई अति नहीं है। यदि आप ऑब्जेक्टिव का वीडियो लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। और आज के लिए इतना ही। यदि आप मेरे वीडियो शुरू से अंत तक देखे होंगे तो अच्छी लगी हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, और इतना शेयर करें कि जल्द से जल्द ये सुविधा आप लोगों को पहुँचे। और इससे भी ज़्यादा भयंकर सब वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो आप लोग लगे रहिए इस वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉच।